हम सब की ज़िंदगी में कभी कभी कुछ ऐसा होता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। मेरा नाम अंबिका है। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरा एक ही बेटा था जिसकी शादी मैंने बड़े ही धूमधाम से की थी। मेरे पति की मौत के बाद मैंने बहुत ही कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया था ताकि वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। लेकिन शायद किस्मत में कुछ और ही लिखा था। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। एक दिन अचानक मेरे बेटे राजा का एक्सीडेंट हो गया। 3 दिन अस्पताल में रहने के बाद उसकी मौत हो गई। मेरा इकलौता बेटा था जिसके सहारे मैं अब तक जिंदा थी। उसके जाने के बाद मेरे जीने की उम्मीद मानो ख़त्म सी हो गई थी। बस यही सोचे जा रही थी कि भगवान ने इसकी जगह मुझे क्यों नहीं उठा लिया। उसके जाने का सदमा मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी और मैंने बिस्तर पकड़ लिया। मेरी जवान बहू जिसकी शादी को सिर्फ 2 ही साल हुए थे, वो विधवा हो गई थी। वो हमेशा रोती रहती, चीखती चिल्लाती, पर कोई कर भी क्या सकता था। मेरी जिंदगी तो निकल गई पर उसके जीवन का सफर तो अभी शुरू ही हुआ था। और मेरा 1 साल का निष्पाप मासूम पोता जिसने अभी अपने पिता के शब्द ठीक से सुने भी नहीं थे, वो अनाथ हो गया था। यह देखकर मुझे मेरी आंखों के सामने मेरा बीता हुआ कल नजर आता, मानो उन्हीं सब की पुनरावृत्ति हो रही हो। जब जब मैं अपनी बहू को उस हालत में देखती तो मुझे मेरे दिन याद आ जाते जब मेरे गोद में मेरा बेटा राजा 6 महीने का था। तब मैं भी विधवा हो गई थी। मैं अपने पोते को देखती तो दुख थोड़ा कम सा लगता। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था और ना ही मैं कुछ कर सकती थी। ये मजबूरी, ये असहाय अवस्था, ये दुख मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। जमा पूंजी खत्म होती जा रही थी। लेकिन अब आगे क्या? घर की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? घर का खर्च कैसे चलेगा? मुझे अब लगता था कि मैं इस उम्र में कैसे इन लोगों का सहारा बनूंगी और खुद पर ही गुस्सा आता। फिर सोचने लगती थी कि बहू है, वो जिम्मेदारी उठा सकती है, लेकिन वो अभी छोटी है। और तो और वो अभी एक छोटे से बच्चे की माँ है। मैं कैसे उससे कहूँ कि जाओ और कमाओ? मेरा मन खुद को ही खाए जा रहा था और ना ही मेरी हिम्मत हो रही थी बहू से कुछ कहने की। हालांकि वो मेरी बहू थी, पर मैंने उसमें कभी कोई फ़र्क नहीं किया। मैं उसकी हालत समझ सकती थी। जब भी मेरा बेटा बीमार पड़ता तो मुझे उसे खोने का डर सा लगा रहता था और अब तो मैं उसे खो बैठी थी। बेटे के जाने का दर्द मुझसे कौन बेहतर समझ सकता है। अपनी बूढ़ी आंखों के सामने अपने जवान बेटे की अर्थी देखी है। मुझसे ज़्यादा बदकिस्मत और कौन होगा। मैं समझ सकती थी मेरी बहू के साथ साथ उसके घर वालों के लिए भी ये बहुत बड़ा धक्का था, क्योंकि उनकी जवान बेटी विधवा हो गई थी। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी उनसे कुछ कहने की, इसलिए मैंने खुद कुछ करने का फैसला किया। मैं खड़े होने की बहुत कोशिश कर रही थी। 2 ही कदम चल पाई और मैं जोर से गिर गई। गिरने के कारण मेरे हाथ में चोट लग गई। मैं जोर से चिल्लाई। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर बहू मुझे उठाने आई। वो मुझे उठने में मदद करने लगी। बहुत ही मुश्किल से उसने मुझे उठाया और बेड पर लिटाया और फिर डॉक्टर को बुला कर लाई। डॉक्टर हमारे घर के पास ही रहते थे। जब मैं गिरी तो डॉक्टर की ड्यूटी का समय था। वे मुझे देखने लगे और कुछ दवाइयाँ लिख कर दी। वे मुझे एक्सरे निकालने के लिए भी कहने लगे और फिर वहाँ से चले गए। उन्होंने मुझे पेन किलर दी थी ताकि मुझे ज़्यादा दर्द ना हो उठने में। मेरी बहू मुझसे कहने लगी कि चलो माँ जी, अस्पताल में एक बार चेकअप करवा लेते हैं। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। मैंने उससे झूठ कहा। कहती भी क्या, मेरे पास डॉक्टर की फीस तक के पैसे नहीं थे और फिर अगर अस्पताल जाती तो वहाँ अलग जांच और टेस्ट बताते, जिसके लिए काफ़ी पैसे लग जाते। मेरे पास अब ज़्यादा पैसे नहीं बचे थे और उन्हीं में घर का खर्च चलाना था। उतने में बहू कहने लगी कि माँ जी, आप पैसों के कारण अस्पताल नहीं जा रही हैं, मुझे पता है, पर आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास कुछ पैसे हैं, उसमें आपका खर्च निकल आएगा। उसने मेरी एक न सुनी और मुझे अस्पताल ले गई। हमें वहाँ जाने में देरी हो गई और पैसे तो ऐसे खर्च हो रहे थे मानो मेरे हाथ में नहीं बल्कि पूरे शरीर पर जख्म हो। हमें काफ़ी देर हो गई थी। मेरी बहू ने मुझसे इन सभी टेस्ट के लिए 1 पैसा तक नहीं लिया था। सारा खर्च वही किए जा रही थी, लेकिन उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? मैंने उससे कई बार पूछा कि अस्पताल का कितना बिल हुआ, पर उसने हर बार मेरी बातों को अनसुना किया।
कुछ दिनों में मैं ठीक भी हो गई। घर का खर्च बहुत ही अच्छे से चल रहा था। देखने वालों के साथ साथ मेरे सामने भी यही सवाल था कि पैसे आ कहाँ से रहे हैं। एक दिन मैं अपने पोते के लिए दुकान से कुछ सामान ला रही थी, तभी मुझे मेरी एक पड़ोसन मिल गई। वो मेरे बेटे की अचानक मौत का शोक व्यक्त कर रही थी। मैं दुखी मन से उसकी बातें सुन रही थी। कहने लगी कि पहले मुझे हैरानी हुई कि आपके घर का खर्च कैसे चलता होगा। आप बीमार हो और आपका बेटा भी इस दुनिया में नहीं है। उस दिन मैंने आपकी बहू को, वो आगे कुछ कहती उससे पहले मेरा घर आ गया। उतने में मेरी बहू वहां आ गई। अरे मौसी जी, कैसी हो आप? बहू ने उससे खुश होकर सवाल किया, पर वो मुंह टेढ़ा करके चली गई। उस औरत की अधूरी बात के कारण मैं थोड़ी दुखी थी। आखिर वो किस बारे में बात कर रही थी। मेरी बहू घर में बुला रही थी, इसलिए मैं वहां रुकी नहीं और घर आकर सब्जी बनाने लग गई। दूसरे दिन मैं अपने पोते को लेकर बहू के कमरे में बैठी हुई थी। बहू कुछ सामान लाने के लिए बाजार गई हुई थी। खेलते खेलते मेरा पोता बहुत थक गया था और मेरी गोद में ही सो गया। जब मैं उसे सुलाने बेड पर गई तो वहाँ एक लिफाफा पड़ा था। मैंने वो लिफाफा खोल कर देखा तो उसमें अस्पताल के बिल थे। जब मैंने वो सब देखे तो मैं सुन्नी सी रह गई। उसमें 20,000 का बिल था। जितना अस्पताल बड़ा उतना बड़ा खर्च, लेकिन मेरी बहू के पास इतने पैसे आए कहाँ से? मैं ये सब सोच ही रही थी कि उतने में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने वो तुरंत लिफाफा पहले की तरह उस तकिए के नीचे रख दिया और जाकर दरवाज़ा खोला। सामने देखा तो बहू थी, जिसके दोनों हाथ में सामान की थैली थी। बहुत थका दिया है आज उसने। तुम किसके बारे में कह रही हो? मैंने पूछा। मैं उसकी तरफ देखते ही रह गई। मुझे ऐसा देख उसने वो बात ही बदल दी और कहने लगी कि वो बगल वाली विभा के साथ गई थी। बहुत घुमाया उसने, इसलिए बहुत थक गई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों बोल रही थी, क्योंकि उसके जाने के बाद विभा मेरे पास आई थी और काफ़ी देर तक मेरे पास बैठकर गप्पे मारकर फिर अपने घर गई। फिर मेरी बहू मुझसे ऐसे झूठ क्यों बोल रही थी। फिर भी मैं चुप रही, लेकिन लगा कि कुछ तो मेरी आंखों से छुप रहा हो। उस दिन बगल वाली पड़ोसन का अधूरा बोलना और आज बहू का इस तरह से कहना, कुछ तो था जो मुझे दिख नहीं रहा था। मैं ये सब सोच ही रही थी कि उतने में बहू ने मुझे आवाज़ लगाई और कहने लगी कि माँ जी, मुझे एक नौकरी मिल गई है और कल से ही जाना है। ये सुनकर मैं सोच में पड़ गई और कहा कि बेटा तुम काम मत करो, मैं ही कुछ छोटा मोटा काम देखती हूँ। मैंने उससे कई बार मना किया, पर वो मानने को ही तैयार नहीं थी और उसके इस फैसले से मैं डर गई थी। सुबह जब मैं उठी तो सोचा बहू काम पर जाएगी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी उसके लिए खाना बनाया। मैंने सोचा कि मेरा ऐसा करने से उसे भी थोड़ी मदद मिल जाएगी, आखिर वो भी तो दिन भर काम करेगी। उतने में ही बहू किचन में आई और कहने लगी कि माँ जी, आपने नाश्ता क्यों बनाया? मैं बना लेती। अरे बेटा, तुम्हें अपनी भी तो तैयारी करनी है और फिर ऑफिस के लिए समय से निकलना है। इतना सुनते ही वो कहने लगी कि नहीं, मुझे तो रात में जाना है। मुझे बड़ी हैरानी हुई ये सुनकर और पूछा कि रात में? हाँ, नाइट ड्यूटी है। वो बड़ी ही सहजता से बोली कि नाइट ड्यूटी है, लेकिन मैं फिर भी चुप थी। साल भर का बच्चा अपनी माँ के बिना रात भर कैसे रहेगा? लेकिन उसका जवाब सुनकर मैं तो धक्क सी रह गई। फिर उसने मुझे नाश्ता करने के लिए बुलाया, पर मैं तो बस सोचे ही जा रही थी कि रात में वो क्या नाइट ड्यूटी करने वाली है। दिन ऐसे ही बीतते जा रहे थे। मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। शाम हुई और बहू खाने की तैयारी में लग गई। 7 बजे उसने मुझे खाना परोस दिया और बच्चे को दूध पिलाने के बाद कहने लगी कि अब इसे खेलने दो, खेल कर थक जाएगा तो रात में परेशान नहीं करेगा। मेरे पोते को लेकर मैं चुपचाप बैठ गई। फिर वो काम पर जाने के लिए निकल गई। मेरा बहुत मन कर रहा था उसे रोकने का, पर मैं उसे रोक ना पाई। आज अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो बहू को काम करने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं भगवान को कोसने लगी कि अगर मेरा बेटा होता तो मैं इतनी लाचार ना होती। रात में पोता तो सो गया, पर मेरी नींद उड़ गई थी। रात में करीब 1 बजे वो उठकर रोने लगा। मुझे लगा कि शायद उसे भूख लगी होगी, इसलिए रो रहा होगा। मैं दूध लेकर आई और उसे पिलाने लगी। वो दूध नहीं पी रहा था, बस रोए जा रहा था। इस समय उसे अपनी माँ की ज़रूरत थी। माँ की ममता के आगे किसी भी तरह का प्यार कम ही पड़ जाता है। मैं बहुत जहोज्जत कर रही थी उसे चुप कराने की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ और मैंने बहू को फ़ोन लगाया, पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैं बहुत डर गई और वो छोटा सा बच्चा रोकर सो गया।
बड़ी मुश्किल से मैंने रात गुजारी। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही मैं उठ गई। उतने में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। देखा तो बहू थी। उसे देखकर मेरी जान में जान आई, पर उसका चेहरा उतरा हुआ था। कहने लगी कि बहुत थक गई हूँ मैं। मैंने उसे नाश्ता दिया और कहा कि तुम जाकर आराम करो। घर के सारे काम निपटा कर शाम को जब मैं उसके पास बैठी तो कहा कि दिन की ड्यूटी नहीं हो सकती क्या? नहीं माँ, कुछ ही दिनों की बात है, फिर ड्यूटी बदल जाएगी। मेरी तबीयत कुछ ऐसी थी कि मुझे ज़्यादा कुछ कहते नहीं बनता था और कुछ बोलने का अधिकार भी नहीं था। मेरे पास चुप रहने के अलावा और रास्ता भी क्या था। एक दिन मैं सुबह के समय बहू की राह देख रही थी। 7:30 बज गए थे, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। करीब 9 बजे वो घर आई और सीधे अपने कमरे में चली गई। बहुत थकी लग रही थी, लेकिन उसकी हालत देखकर मेरे हाथों से पानी का गिलास छूट गया। मेरा हाथ मेरे चेहरे पर था। मुझे अपने जीने पर शर्म आ रही थी। मुझे देखकर मानो वो खुद ही अजीब महसूस करने लगी। उसने तुरंत अपना स्कार्फ अपनी साड़ी के चारों ओर लपेटा, लेकिन अब इसका क्या फ़ायदा था, क्योंकि उसकी साड़ी फटी हुई थी। मेरे तो दिमाग ने चलना ही बंद कर दिया था। आखिर किस्मत मुझे और क्या दिखाना चाहती थी। वो मेरे पास आई और मुझे जोर से हिलाकर बोली, माँ जी क्या हुआ? तुम्हारे ये कपड़े? उसने जवाब दिया कि कल रात मेरी एक लड़के से लड़ाई हो गई थी और उसी चक्कर में वो साड़ी फट गई। और उसने अपनी नज़र नीची कर ली। फिर पूछने लगी कि आपने दवाई ली, और मुझे दवाई देकर वो चली गई। पर मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। दिमाग में एक तूफान सा चल रहा था। आज अगर मेरा बेटा होता तो उसे ऐसे रात भर बाहर नहीं रुकना पड़ता और ना ही लोगों को बोलने का मौका मिलता। समय ऐसे ही बीत रहा था। हम दोनों तनख्वाह मिलने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि घर में राशन भी नहीं था। आखिरकार वो दिन भी आ गया। आज बहू खुश भी थी और दुखी भी। उसने एक लिफाफा मेरे हाथों में रखा और कहा कि मुझे सोने जाना है। जब वो गई तो मैंने वो लिफाफा खोला। गिनती खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसमें 50,000 रुपए थे। मैंने तो अपने माथे पर ही हाथ लगा लिया। आखिर एक अशिक्षित लड़की को इतनी तनख्वाह कैसे? मैं आज भी चुप थी। शाम को वो खाना बनाने लगी। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुझे कुछ बीमार सी लगी। उसके जाने के बाद मैंने कपकपाते हाथों से उसकी अलमारी देखी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। दूसरे दिन मैंने अपनी भतीजी को बुला लिया था। मुझे अब जानना था कि माजरा क्या है, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें थी जिसे देखकर मेरा मन ही मुझे खाए जा रहा था। सुबह बहू घर आने पर उसने मेरी भतीजी को देखा और मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आई है। वो कुछ नहीं बोली। मैंने अपनी भतीजी को सब कुछ समझा दिया था। शाम को बहू घर से निकली और थोड़ी देर बाद मैं भी उसके पीछे पीछे निकल पड़ी। कुछ देर बाद मैं एक ऐसी जगह पहुंची जहां कोई अच्छे घर का इंसान शायद ही जाना पसंद करे, और मैं वो सब देखकर बेहोश हो गई, क्योंकि वो एक कोठा था। मुझे अपने ऊपर धिक्कार महसूस हो रहा था। जब मुझे होश आया तो मेरी बहू मेरे पास बैठी थी और रोए जा रही थी। कहने लगी कि माँ जी, मैं और क्या करती, आपसे काम करना हो नहीं पा रहा था और मैं अनपढ़, कोई भी काम देने को तैयार नहीं था। फिर एक दिन मुझे पिंकी मिली। वो भी मेरी ही तरह थी। मुझसे कहने लगी कि बस तुम्हें नाचना आना चाहिए। मैंने पहले तो मना किया, पर बाद में हाँ कर दी। मुझे ठीक से नाचना नहीं आता था, इसलिए वहाँ की बड़ी दीदी से मार खाना पड़ता था, और इसी वजह से मेरे कपड़े फट जाते और कभी कभी शरीर पर जख्म भी हो जाते थे। मुझे बहुत पैसे मिलते थे। कोठे के काम से हम सब वाकिफ़ हैं, लेकिन वहाँ की दीदी बहुत अच्छी हैं। मेरे साथ कभी किसी प्रकार की ज़बरदस्ती नहीं की। जो खुद की मर्जी से गलत काम करके पैसे कमाना चाहती थी, वो बस उन्हीं से वो काम करवाती थी। मेरी जैसी बहुत सी लड़कियाँ थीं जो सिर्फ नाचती थी, लेकिन ये बात सब लोग नहीं समझ सकते। माँ जी, मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मेरी बहू की आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपने आप को संभाला और उसे काम छोड़ देने के लिए कहा, और वहाँ से हम लोग दूसरी जगह रहने चले गए। अब मैं और मेरी बहू पोते को लेकर दोनों दूसरों के यहाँ घर का काम करते हैं और मेहनत से रोजी रोटी कमाते हैं। जीवन में सब कुछ पैसा नहीं है। हम कम पैसों में भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन सबके सामने इज्जत की रोटी खाएंगे। हम भले ही खुद से सही हों,
लेकिन समाज में यदि अपने काम की वजह से गलत साबित हो रहे हों तो ऐसे काम को छोड़ देना ही बेहतर होता है। दोस्तों, अगर भावनाओं में बहकर बच्चे कोई गलत कदम उठा लेते हैं तो हम बड़ों का ये फर्ज होता है कि उन्हें माफ़ करके सही रास्ते पर लेकर आएं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और एक ज़रूरी बात, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।